अरे हाँ रे भैया, जरा सड़क चौड़ी सी आने दो तो मैं हट जाऊंगा। पीप पीप। अरे भैया जी, कब से हॉर्न बजाए जा रहा हूँ, सुनाई नहीं आता है क्या? जल्दी जल्दी से अपनी साइकिल को या तो आगे बढ़ाओ या साइड करो, मेरी गाड़ी के निकलने की जगह नहीं है। मुकेश जी अभी साइकिल के नारे लगा दीजिए, ये अमीर गाड़ी वाले बाबूजी निकल जाएं, तब हम गरीब अपनी साइकिल पर चले जाएंगे। मेघा की बात सुनकर मुकेश साइकिल पर से अपनी बीवी और बेटी के साथ उतरा, जिसके बाद पीछे वाली गाड़ी आगे सड़क से पार हुई और फिर मुकेश ने अपनी बीवी और बेटी को साइकिल पर बिठाकर खुद साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में मुकेश अपने घर पहुंच गया, जहां अपने घर के बराबर में उसे वही गाड़ी देखने को मिली जो उन्हें सड़क पर मिली थी। अरे मुकेश जी, देखो तो जरा क्या इत्तेफाक हुआ है। हमसे जो लोग रास्ते में टकराए थे वो हमारे नए पड़ोसी थे। देखो तो जरा कितनी महंगी गाड़ी है इनके पास। देखने वाली बात है ना जी कि किसी को भगवान ने इतना दिया है कि वो आराम से हवेलियों में रहता है और गाड़ियों में घूमता है, तो किसी पर कुछ भी नहीं है। मेघा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बहुत इच्छा है कि हमारे पास भी गाड़ी हो, बंगला हो। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें ये सब चीजें जरूर दिलवाऊंगा। मुकेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। मुकेश एक गरीब मजदूर आदमी था जो अपनी पत्नी और एक 5 साल की बेटी के साथ रहता था। मुकेश की पत्नी मेघा बहुत ही कष्टों में अपने जीवन बिता रही थी। उसकी इच्छा थी कि वो भी अमीरों जैसी जिंदगी जिए। आज ही उनके पड़ोस में एक अमीर परिवार आया था, जिसको देखकर मेघा का मन उदास था। अब लगभग 5 साल बीत चुके थे और मुकेश के और मेघा की एक और बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी, लेकिन इन 5 साल में और कुछ नहीं बदला था। माँ, बाबा जल्दी से बाहर आओ, देखो कितनी अच्छी गाड़ी आई है। नन्ही रागिनी अपनी माँ बाप को ऐसे ही बोलकर बाहर ले आई, जहां मुकेश और मेघा ने देखा कि उनके पड़ोसी नई गाड़ी लेकर आ रहे थे। अरे हाँ, याद आया, वो पड़ोस वाले मोहन बाबू है ना, वो बोल रहे थे कि पुरानी गाड़ी लिए 5 साल होने को आए हैं, तो वो अपनी गाड़ी को बदलने की बात कर रहे थे। वो लेकर आए हैं वो दूसरी गाड़ी। सच में क्या चमकदार गाड़ी है। वैसे मुकेश जी, ये गाड़ियां अंदर से कैसी होती होंगी, इनमें बैठकर कैसा लगता होगा? क्या पता मेघा। माँ बाबा, जब मैं आपके लिए गाड़ी लाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर गाड़ी अंदर से कैसी होती है, देखना। सच में मेरी बच्ची मेरे लिए गाड़ी लाएगी? एक तरफ मेघा अपनी बेटी की बातों पर खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पड़ोसन। क्या गाड़ी आई है मेरे घर पर, रंग रूप सब कुछ लाजवाब है। मोहन जी, लाओ जी, मैं इसकी आरती करके नजर उतार देती हूँ। ना जाने किन किन लोगों की नजरें इस पर पड़ी होंगी, कहीं मेरी गाड़ी को नजर ना लग गई हो। वैसे भी गरीबों की नजर अच्छी चीजों को जरा जल्दी लगती है। सुलेखा की बात सुनकर गरीब परिवार को बुरा लगा। सुनिए जी, और तू भी रागनी, चलो सभी अंदर चलो। यहाँ खड़े होकर इन अमीरों की चीजों को मत देखो। वैसे भी हम गरीबों को तो बस ताने ही सुनने को मिलते हैं। मेघा की बात सुनकर सभी घर के अंदर आ गई। मेघा की आंखों में अपनी पड़ोसन सुलेखा की बात सुनकर आंसू आ गए थे, जो उसकी बेटी रागिनी ने देख लिए। अब अपनी माँ की आंखें देखकर रागिनी ठान चुकी थी कि वो भी अपनी माँ को गाड़ी दिलाएगी और कुछ ऐसा काम करेगी जिससे कि सभी का मुंह बंद हो जाए। अपने माँ बाप की खातिर रागिनी ने पढ़ाई में बहुत मेहनत करना शुरू किया और क्लास में वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुई। इसी में लगभग 10 साल गुजर जाते हैं और अब रागिनी 20 साल की हो चुकी थी। दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं यशिका, वो मेरे मार्क्स अच्छे थे ना, तो मुझे शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के लिए ऑफर आया। बोल रहे थे कि आधे खर्चे में मेरी पढ़ाई हो जाएगी। दीदी वो तो ठीक है, लेकिन आधी फीस कितनी है? 25,000। अभी दोनों बहनें ऐसे बोल ही रही थी कि तभी रागिनी को अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी। हाँ मेघा, ये सच है कि मैं अपने चाचा जी के बेटे की शादी में जाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं पर भी बातों से नहीं जाया जाता है। मैं इतना लंबा सफर साइकिल से नहीं कर सकता हूँ, और दूसरा, मैंने पैसे अपनी बेटियों की फीस के लिए बचाए हुए। शादी में गया तो सारे पैसे तोहफा खरीदने में ही लग जाएंगे। अजी, लेकिन इतनी करीबी शादियां छोड़ी नहीं जाती, नहीं तो लोग ताने देते हैं। अरे देने दो मेघा ताने, दुनिया किसी को भी खुश तो रहने ही नहीं देती है। मेरा मन तो बहुत है, लेकिन हालातों का मारा मैं जा नहीं सकता। मुकेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अपने माँ बाप को अपने लिए इतना कॉम्प्रोमाइज करते देख रागिनी का दिल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था, लेकिन यही लाचारी उसे आगे बढ़कर कुछ करने के लिए मोटिवेट भी करती थी। कुछ देर के बाद रागिनी अपने माँ बाप के पास गई, जहां माँ बाबा, मैंने पता निकाल लिया है और पूरे 25,000 रुपए हमें भरने पड़ेंगे, और जब जाकर मेरा उस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तेरी माँ और पापा है ना, हम दोनों तेरे लिए सारा जुगाड़ कर देंगे। अरे काहे का जुगाड़?
और ऐसी भी क्या पढ़ाई करनी है तुझे रागिनी? बस पढ़ ली जितना पढ़ना था। हम गरीबों की लड़की ज्यादा नहीं पढ़ती हैं। चुप हो जाइए जी, मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। आप बिल्कुल भी इसके इरादों और सपनों के बीच में ना आना। मेघा ने ऐसे बोलकर रागिनी से उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भरने की हामी भर दी। अगले ही दिन गरीब बाप ने बैंक से लोन लिया और मां ने उस लोन के बदले अपनी शादी की आखिरी निशानी अपने कंगन को भी गिरवी रखा, जिससे कि उसकी बेटी का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। रागिनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसने 3 सेमेस्टर अपने घर से ही पढ़ाई कर करके अच्छे नंबर से पास किए और आज उसके पास एक बहुत बड़ा मौका था। माँ बाबा, मुझे आशीर्वाद दो। आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन है। अगर आज के कॉलेज इंटरव्यू में मैं पास हो गई और टॉप 10 स्टूडेंट्स में मेरा नाम भी आ गया तो मुझे घर बैठे अच्छी जॉब मिल जाएगी। तूने तो यूनिवर्सिटी में सभी के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। मुझे तुझ पर यकीन है कि मेरी बेटी अच्छे ही मार्क्स लेकर आएगी। मेघा ने ऐसे बोलकर रागिनी को कॉलेज जाने को बोला। रागिनी कभी कभी कॉलेज जाती थी क्योंकि वो उसके घर से दूर था। आज रागिनी का जाना जरूरी था, इसलिए वो कॉलेज जाने को अपने पिता के पीछे साइकिल पर बैठ कर गई। अभी वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी उसके साइड से एक बहुत ही बड़ी और अमीर गाड़ी गुजरी। ओह, तो गरीब मैडम भी इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। सुन रागिनी, तो कितनी भी कोशिश कर लेना, तेरे तो कपड़ों को देखकर ही वो लोग तुझे भगा देंगे। तुम अपने पर फोकस करो मानवी, कहीं नाम बड़े और दर्शन छोटे ना हो जाएं। रागिनी के इतना बोलते ही मानवी की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। वो किसी और की नहीं बल्कि रागिनी के पड़ोस में रहने वाली सुलेखा की ही बेटी थी। कुछ देर में मानवी बड़ी गाड़ी और रागिनी अपने पिता के साथ साइकिल पर कॉलेज पहुंच गई, जहां दोनों ने अपने इंटरव्यूज दिए और सभी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स और कॉन्फिडेंस को देखते हुए हमने टॉप 9 तो बता दिए जिन्हें हमारी कंपनी जॉब देगी, लेकिन अभी टॉप 1 रह गया है। जो अब हम टॉप 1 स्टूडेंट का नाम बताएंगे जिसने हमें सबसे ज्यादा खुश किया है, और वो है मिस रागिनी। रागिनी अपना नाम सुनकर कुछ देर को तो सुन्न सी पड़ गई और फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। पढ़ाई पूरी हुए बिना ही रागिनी को जॉब मिल गई और उसने काम करना शुरू किया। कुछ महीने काम करने के बाद अब रागिनी के घर के हालात थोड़े से सही हो गए थे। एक दिन रागिनी बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। माँ, आओ मेरे साथ। अरे अरे, रागिनी कहाँ लेकर जा रही है? चलो तो सही। रागिनी अपनी माँ को बाहर लाई। मेघा बाहर का मंजर देखकर चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाहर मुकेश भी खड़ा हुआ था। सरप्राइज! मेघा के सामने एक नई चमचमाती हुई गाड़ी थी जिस पर रिबन भी लगा हुआ था। आपको याद भी नहीं होगा माँ, आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है और आप जानती हो आपकी बेटी ये गाड़ी आप दोनों के लिए लाई है। अब आओ और आकर इसका रिबन साथ में काटो। रागिनी के बोलने पर मुकेश और मेघा ने साथ में गाड़ी का रिबन काटा, जिसके बाद मेघा ने गाड़ी की आरती भी उतारी और उसके बाद चलो माँ, बाबा और यशिका सभी अंदर बैठ जाओ। अब आप सभी को रागिनी घुमा कर लाएगी। रागिनी के बोलने पर सारा परिवार बड़ा ही घबराता सा गाड़ी के अंदर बैठा। मेघा को उसने आगे बिठाया और सबको गाड़ी में बैठकर बहुत खुशी हुई। जी देखो तो, इसमें तो शीशा भी लगा हुआ। ये गाड़ी कितनी अच्छी है और आरामदायक भी। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। आखिर वो सब पहली बार जो गाड़ी में बैठे थे। रागिनी ने सभी को सीट बेल्ट पहनवाई और फिर उसने गाड़ी चलाना शुरू किया। हे भगवान, ये तो बाईपास है। जब पहले साइकिल से आता था तो 1 घंटे में यहाँ पहुंचता था और गाड़ी से तो 5 मिनट भी नहीं लगे। कितना फासला तय कर लिया। दीदी, वैसे आपको गाड़ी चलानी कैसे आई? आप लोगों के लिए चलानी सीखी। ऐसे ही पूरा परिवार गाड़ी में घूमने लगा। उन्होंने बाहर खाना भी खाया और फिर वो सभी घर लौट आए। रागिनी की ये तरक्की उनके पड़ोसियों के मुंह पर करारा तमाचा थी। अब वो लोग मुंह छिपाए अपने घर में बैठे थे और कभी वो मेघा से मिलते भी थे तो उनकी नजरें शर्म से झुक जाती थी। और अब रागिनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। ये लीजिए निर्मला जी, आपकी 2 किलो हल्दी। अब जल्दी से अचार बनाकर हमें भी थोड़ा दे दीजिएगा। खड़ी हल्दी भी आपने बिल्कुल बारीक तरीके से पीसी है, वरना पहले जिससे मैं मसाले लिया करती थी वो तो बिल्कुल दरदरा ही पीस कर दे देता था। भाई साहब, आपकी 2 किलो चीनी, 4 किलो आटा, 3 किलो चावल, ये 4 तरीके की दाल, चाय पत्ती और बर्तन धोने का साबुन, सबका हुआ 1000। और तो कुछ नहीं है? अरे नहीं, इतना ही सब सामान था। ये लीजिए पैसे। चलो भाई, एक तो फायदा हुआ मोहल्ले में राशन की दुकान खोलने का कि अब 100 रुपए का रिक्शा करके इतनी दूर राशन लेने नहीं जाना पड़ता है, वरना पहले एक तो जाने आने में पैसे खर्च हो, ऊपर से इतने से राशन के 2-3 हजार रुपए दो।
ये तो भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले इन्होंने घर में गोदाम खोला और फिर गोदाम से ही घर के बाहर सामान बेच रहे हैं। इतना आसान थोड़ी ना है कि छोटे से घर को गोदाम में बदलने और फिर इतनी मेहनत करके सब सामान बेचना। आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि दोनों देवरानी जेठानी ने अपने छोटे से घर को राशन और बर्तनों के सामान से गोदाम में बदल दिया था? आइए इससे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अनु, आज के आलू के पराठे तो काफी ज्यादा बढ़िया बने हैं। कुछ स्पेशल डाला है क्या इसके अंदर? भाभी ने मुझे एक स्पेशल मसाला बनाना सिखाया था, वही डालकर बनाया है। अच्छी बनी है ना? और कितने क्रिस्पी भी हैं। वैसे अनुराग, दुकान का माल खत्म होने को आ गया है। तूने राजू से बात करके सारा सामान ऑर्डर करवा दिया था ना? हाँ भैया, मैंने सामान ऑर्डर करवा दिया है, कल तक आ जाएगा। अनुराग जय दोनों भाई मिलकर एक किराए की दुकान में बर्तन और अनाज का सारा सामान बेचते थे, जिससे अपनी जिंदगी की सारी जरूरत को पूरी कर पाते थे। दोनों भाइयों की तरह दोनों की पत्नियां अन्नू और माया में भी काफी ज्यादा प्यार था। ये क्या, ये दुकान में इतनी सारी मिट्टी कहाँ से आई? भैया देखिए, ये सारी मिट्टी दीवार से झड़ रही है। इस दीवार की तो पपड़ी भी निकल गई, और यहाँ देखिए ऊपर कितनी ज्यादा सीलन आ गई है। कहीं दीवार कमजोर तो नहीं हो गई? हमें इसके मालिक से बात करके इसकी मरम्मत करवानी होगी। मरम्मत तो करवानी पड़ेगी, वरना अगर कल को कोई हादसा हो गया तो मैं आज ही इसके मालिक से बात करता हूँ। जय दुकान के मालिक राजीव को कॉल पर सारी बात बताता है। राजीव दीवार ठीक करवाने के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन कई हफ्ते गुजर जाते हैं पर राजीव दीवार ठीक नहीं करवाता। हर रोज की तरह दोनों भाई दुकान में बैठकर कस्टमर को बर्तन और अनाज बेच रहे होते हैं कि तभी अचानक से वही कमजोर दीवार दोनों भाइयों पर गिर जाती है और वह दोनों भाई उस दीवार के नीचे दब जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा चोट लग जाती है। सभी लोग जल्दी से उन दोनों को अस्पताल लेकर जाते हैं। अनुराग जय की पीठ और सर पर काफी गहरी चोट आई होती है। भगवान, ये क्या हो गया? दीदी देखिए ना, इन्हें कितनी चोट लगी है। आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना? किसकी नजर लग गई आप दोनों को? सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। आप दोनों ऐसे रोइए मत, इनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन काफी गहरी चोट आने की वजह से कम इन्हें 3 से 4 महीने का बेड रेस्ट चाहिए। आप इनकी दवाई और खाने पीने का काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा। हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों भाई डिस्चार्ज हो जाते हैं। अनु और माया उन दोनों को घर में आराम करने के लिए छोड़ गुस्से से तिलमिलाती हुई दुकान के मालिक राजीव के पास जाती हैं। हमारे पतियों ने कितनी बार कहा तुमसे कि दीवार ठीक करवा दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। आज तुम्हारी वजह से उनकी ये हालत है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे तो क्या करोगी? पुलिस कंप्लेंट करोगी ना? कर दो। मेरा साला खुद पुलिस इंस्पेक्टर है, मैं भी देखता हूँ कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इतने सालों से मैं अपनी दुकान लोगों को किराए पर दे रहा हूँ, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इन सब में तुम्हारे पतियों की गलती है, उन्होंने कुछ किया होगा तभी ये सब कुछ हुआ है। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। और हाँ, अगर 3 दिन के अंदर मेरे दुकान में रखा हुआ सारा सामान तुमने हटाया नहीं ना तो सड़क पर फेंक देंगे। अनु और माया जानते थे कि वो दोनों अकेले कुछ नहीं कर सकते। दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग जगह पर गोदाम का सारा सामान रखने के लिए दुकान ढूंढते हैं, लेकिन किराया महंगा होने के चलते वो एक भी दुकान अभी नहीं ले पाते और आखिर में दोनों देवरानी जेठानी सारा सामान अपने 2 कमरे और एक हॉल वाले छोटे से घर में रख देती हैं। हमारा घर तो पहले से इतना छोटा था और ऊपर से सारा सामान हमने घर में लाकर रख दिया। अच्छा खासा घर हमारा गोदाम बन गया है। मुझे तो सबसे ज्यादा पैसों की फिक्र हो रही है। जो भी सेविंग थी सब इलाज में चले गए। अब 3-4 महीने घर कैसे चलेगा? बीतते दिनों के साथ घर में पैसों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। दोनों देवरानी जेठानी पैसों की कमी को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक कोमल नाम की औरत उनके घर आती है। अरे माया, मुझे थोड़ा राशन खरीदना था। वो क्या है ना, मेरे पति किसी काम से बाहर चले गए हैं और जहाँ से वो राशन लाते हैं वो बहुत दूर है, इसलिए तुम ये सामान थोड़ा मुझे दे दोगे क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर में रखा हुआ गोदाम के सामान से माया कोमल के लिए राशन लेकर आती है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा गोदाम का सामान यही है, वरना मुझे तो ना जाने कितनी दूर जाना पड़ता सामान लेने। इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है। कोमल की बात सुन माया को फौरन एक तरकीब सूझती है। अरे अन्नू, मैं सोच रही थी कि अगर हमें सामान को खुद बेचना शुरू करें तो, मेरा मतलब हमारे मोहल्ले में छोटी मोटी ही दुकानें हैं जिन पर पूरी तरीके से राशन नहीं मिलता। सभी को राशन लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। मगर हम इन्हीं सामान को घर के बाहर बेचें तो इससे धीरे धीरे सामान भी बिकता रहेगा और पैसों की कमी भी पूरी होती रहेगी। हाँ दीदी, आप कह तो ठीक रही हैं। हमारे कमरे में वो बड़ा वाला टेबल है ना,
हम उस पर ही बाहर सारा सामान रख देंगे और फिर आराम से बेचेंगे। दोनों देवरानी जेठानी कमरे से टेबल बाहर निकाल कर रख देती हैं और उन पर ढेर सारा राशन का और बर्तन का सामान लाकर रख देती हैं और एक चार्ट पेपर पर राशन की दुकान लिख के घर की दीवार के बाहर टांग देती हैं, जिसे देख अब कई सारे लोग उनसे राशन लेने के लिए आते हैं। ये क्या तुम दोनों देवरानी जेठानी ने घर के बाहर ही राशन और बर्तन की दुकान खोल ली? अब घर को हमने गोदाम बना लिया तो सोचा दुकान भी खोल ही लेते हैं। आस पड़ोस की काफी सारे लोग अन्नू और माया से राशन और घर की जरूरत के लिए बर्तन ले रहे थे। पहले दिन ही दोनों देवरानी जेठानी की काफी अच्छे से कमाई हो जाती है। पहले मैं आधे घंटे का सफर तय करके इतनी दूर राशन लेने के लिए जाता था। कम से कम 1 महीने का राशन ही मुझे 10 से 15 हजार में पड़ता था, लेकिन यहाँ देखो 8 हजार में ही पूरे महीने का राशन ले लिया। सारा सामान भी कितना अच्छा है, खड़े मसाले भी हाथों हाथ पीस कर दे रहे हैं, चावल में भी एक भी कंकड़ नहीं निकलता, आटा भी कितना साफ सुथरा है। धीरे धीरे उन दोनों देवरानी जेठानी की बिक्री अब बढ़ती जा रही थी। घर के अंदर बनाया हुआ गोदाम अब धीरे धीरे कर खाली भी हो रहा था। अन्नू, अब से मेरी दोनों नंद भी तुम्हारे यहाँ से राशन लेकर जाएंगी। मैंने उनको कह दिया है कि तुमसे ही राशन ले। और नहीं तो क्या, मैं तो खुद अब हर एक छोटी से बड़ी चीज यहीं से लेती हूँ। कम दाम में इतना सब कुछ मिले तो कौन छोड़ेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। जो भी इन दोनों देवरानी जेठानी से सामान लेता तो उनका फायदा ही होता। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कभी घर के बाहर ही ये इस तरह राशन और बर्तन की दुकान खोलोगे। हमें तो इससे काफी फायदा हुआ। ये तो ऊपर वाले की करामात है कि हमें ये तरकीब सूझी, वरना न जाने क्या क्या परेशानी होती हमें। कुछ महीने गुजर जाते हैं। अन्नू और माया के ऊपर रहने वाला एक परिवार घर खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जिसे देख माया अन्नू अब उस घर को किराए पर ले लेती हैं और वहां पर सारा गोदाम का बचा हुआ सामान रख देती हैं और बाहर फिर से टेबल लगाकर सामान बेचने लगती हैं। इसी महीने में जय और अनुराग भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मुझे और भैया को तो लग रहा था कि जब तक हम ठीक होंगे तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, न जाने ये घर कैसे चलेगा। ये तो भाभी का आइडिया था। अगर वो मुझे ये आइडिया नहीं बताती तो मैं तो कभी अकेले खुद कर ही नहीं पाती। आइडिया भले ही मेरा हो, लेकिन मेहनत हम दोनों की है। अब आप दोनों ठीक हो चुके हैं और पहले जितनी हमारी कमाई होती थी उससे अब डबल होती है। हमें अपने इस काम को ऐसे ही जारी रखना है। जहां अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर संभालती तो वहीं उनके पति गोदाम और दुकान संभालते। घर का सारा काम खत्म कर दोपहर तक गोदाम और दुकान पर पहुंच जाती और अपने पतियों की मदद करती हैं और अब सब पहले से भी ज्यादा खुशी और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं।